जो भी। तो हम लोगों ने शायद ये पढ़ लिया था कि जब भी किसी भी कंडक्टर के मटेरियल में कोई पॉइंट चार्ज रखते हैं तो ये तो श्योर है कि मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, लेकिन मटेरियल के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ये बता दिया था मैंने। और अगर जीरो नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी तो क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि कंडक्टर है वो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, तो एक करंट आपको मिल जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन फेल हो जाएगी। सो एज लॉन्ग एज द चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देयर शुड नॉट बी एनी मूवमेंट। इफ देर इज अ मूवमेंट इट शुड बी वेरी स्लो। क्यों? तो ऐसा होना चाहिए। फिर मैंने पोटेंशियल ये भी बता दिया था कि अगर अनइवन सरफेस है, अगर बाहरी सरफेस अनसिमेट्रिकल है, तो जो जो सरफेस में वो पोर्शन जो ज्यादा शार्प है, ज्यादा घूम रहे हैं, घुमावदार है, वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, और जो फ्लैटर रीजन है वहां पर डेंसिटी कम होगी। ये हमने बता दिया था। इसका जो डेरिवेशन था वो भी कर लिया था शायद। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस are always perpendicular to all points to every point कह दो, to every point on located on the surface of the conductor। कंडक्टर के सरफेस का मतलब क्या है? आइदर इनर सरफेस और आउटर सरफेस। इन केस ऑफ ए कैविटी देयर शुड बी इनर सरफेस आल्सो। फॉर a solid object, solid material, the surface is outer only। तो कोई भी सरफेस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ अभी हम समझते हैं कि इसकी रीजनिंग क्या है। तो मैंने ये आपको बताया कि अगर कोई भी, मान लो कोई भी ये एक कंडक्टिंग मटेरियल है और इसके अंदर मान लो ये कैविटी है, ऐसी कैविटी है, और यहां पर कोई चार्ज अगर रख दिया जाए, यहां पर कोई चार्ज रख दिया जाए, अब कहा जाए कि भाई इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करो, तो आपको क्या करना है कि ऐसे इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये लाइन कहीं भी जाए तो ये इसके परपेंडिकुलर रहेगी, जैसे परपेंडिकुलर रहेगी हमेशा। अगर मैं सीधा यहां से ड्रॉ कर दूंगा ना ऐसे, ये इससे सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं पहले, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सीधा। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि ये एक ना सिमेट्री है और ये ऐसा है ना, और इसके सेंटर में एक पॉइंट चार्ज को रख दिया, ये कैविटी है, ये कैविटी है, और ये मटेरियल है ना, यहाँ पर मटेरियल है। समझ गए ना? अब आपसे कहा जाए कि भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे? यहां से जैसे लाइन जाएगी और बाहर निकल जाएगी, ऐसे निकल गई। ये मटेरियल में जीरो रहेगा ना, ये तो पता है ना सबको, यहाँ पर एब्सेंट रहेगी। where there is a material the lines will be absent। और ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे यहाँ आएगी और ऐसे चली जाएगी। तो देखो ये लाइन जो है ना सरफेस पर परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है? अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट बनाऊं, टेंजेंट, तो ये लाइन सेंटर से होके आ रही है तो ये 90 डिग्री होगा। फिर यहाँ पर अगर टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा। यहाँ पर अगर टेंजेंट है तो ये 90 होना चाहिए। यहाँ पर अगर टेंजेंट है तो 90 होना चाहिए। तो हर जगह 90 होना चाहिए ऐसा। तो 90 डिग्री अगर है ये, है ना, तो सीधी चली जाएगी ये यहाँ भी 90 होना चाहिए। 90 मतलब ये 90 होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए, 90। ठीक है, क्यों ऐसा होना चाहिए अभी प्रूव करेंगे। अब इससे थोड़ा सा डिफरेंट करके एक फिगर बनाते हैं। मान लो स्फीयर यही है, मान लेते कि स्फीयर यही है ऐसा, और अब जो है ना, अब
इसको सेंटर के बजाय चार्ज को अगर यहां रख दिया जाए तो लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे? इसमें एक चीज तो ये क्लियर है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये कहाँ, ये इस मटेरियल में नहीं शो करनी, ये कैविटी है ना, ये कैविटी है और ये मटेरियल है वही वाला है। लेकिन अब ये चार सेंटर पे नहीं है, तो एक लाइन तो ऐसी जाएगी, मान लो ये ऐसी निकल जाएगी। जो लाइन सेंटर से पास करेगी वो तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल, एक्चुअली ये नॉर्मल होगी, ये तो ऐसे चली जाएगी। बाकी ये यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है। अब ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते कि ऐसे कर दो, ऐसे निकल, ऐसे अगर किया तो गलत लाइन है। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 नहीं है, अब ये देखो 90 से कम है, तो ये लाइन गलत हो गई। यहां भी 90 से ज्यादा है, ये 90 नहीं है, तो ये लाइन नहीं ड्रॉ करना है ऐसे। तो कैसे ड्रॉ करना है? तो एक ऐसी ऐसी लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो यहां से स्टार्ट हो और जिस भी पॉइंट पर पड़े वहां पर नॉर्मल हो जाए। तो सेंटर यहाँ है ना, तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे ये कर्व्ड हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि ये लाइन कहाँ से आ रही है, नॉर्मल से। अब देखो ये ऐसे घूम जाएगी, ये घूम करके 90 डिग्री बनाएगी और फिर यही आगे निकाल दो ऐसे। इस पॉइंट पर देखो, एक लाइन अगर ऐसे बनाओगे तो इस तरह से ऐसे लाओगे और यहाँ घूम जाएगी, इस तरह से यहाँ पर हिट करेगी। इस पॉइंट पर ऐसा लगेगा कि सेंटर से आ रही है, तो सेंटर से आ रही है तो नॉर्मल हो जाएगी, ये 90 डिग्री है, और फिर इसी को आगे निकाल दो। फिर यहां से अगर सेंटर पर ऐसे आ रही है तो यहां से निकलेगी ऐसे। ये यहां रखा हुआ है ना, ये तो सेंटर है, तो अब कोई लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो ऐसे आ जाएगी, तो ये कर्व्ड लाइंस हो जाएंगी ऐसे। ऐसे करके जो मतलब और अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हो। ये लाइंस बाहर आ जाएंगे ऐसे, ये 90 हो जाएगी, ये से बाहर निकल जाएगी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीधा कि लाइंस शेप क्या होगा, तो 90 हो जाएंगी और ऐसी हो जाएगी, और ये ऐसे है तो ऐसी हो जाएगी। बताओ कोई डाउट हो तो? एनी डाउट? ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है कि एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ था सेंटर से अलग, तो लाइंस, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसके चार फिगर्स दिए गए थे और हमें बताना था कि कौन सा फिगर सही होगा। तो हमें ड्रॉ भी नहीं करना था वहां, सिर्फ हमें यही गेस करना था कि कौन सा फिगर सही होगा। तो उसमें बहुत आसानी से वो फिगर सही होगा जिसमें लाइंस सरफेस पर, सरफेस मतलब आइदर इनर और आउटर, दोनों सरफेस में से हर पॉइंट पर जहां वो हिट करे वो उस सरफेस के टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। सरफेस पर टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट मतलब जो लाइन टच करते हैं उसको टेंजेंट कहते हैं, और उसके परपेंडिकुलर हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? श्लोक, संबर, सर आपको बताना था कि वाई एट ऑल पॉइंट्स। हाँ हाँ, वही बताने जा रहा हूँ, पोटेंशियल, वही भी इसी में कवर हो जाएगा। और कोई इसमें कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, इन दिस एक्सप्लेनेशन? अच्छा ये बताओ श्लोक, कि या कोई बताए कि बाहर से देखने पर, जैसे अंदर तो लाइंस इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में डिफरेंट है, the structure of lines in this figure and in this figure is different with each other na, in lines inside the cavity, but what about line distribution of lines outside the sphere? दोनों केसेस में स्फीयर से आउटसाइड रीजन में जो लाइंस है उसमें कोई चेंज है क्या? एनी चेंज? एनी चेंज? स्फीयर के बाहर कोई चेंज है क्या? सेम है, बहुत बढ़िया। वैष्णवी, स्फीयर के बाहर कोई चेंज है क्या? नो सर। स्फीयर के बाहर कोई चेंज नहीं, अंदर चेंज हो गया, स्फीयर के बाहर कोई चेंज नहीं। इसका मतलब इस चार्ज को अंदर हम कहीं भी मूव कराएं तो बाहर जो ऑब्जर्वर है उसको दिखाई तो नहीं पड़ेगा उसका, नहीं भाई, यहां अगर मैं बाहर से कहीं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो बाहर मुझे तो यही लाइंस दिखेंगी, तो इन लाइंस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अंदर चार्ज सेंटर पे रखो चाहे जहां रखो। नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है ये।
इसका मतलब किसी कंडक्टर के बाहर से अगर कहीं देखा जाए तो चार्ज कहाँ रखा हुआ लगेगा? सेंटर। ये लाइंस कहाँ से निकलती हुई आ रही हैं? सेंटर से ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन वेरियस एग्जाम्स number of questions has been framed on this concept. बाहर देखने से, बाहर से देखा जाए तो लाइंस सेंटर से आती हुई लगेंगी, चार्ज कहीं भी रखा हो। ये समझे बात मेरी? कहीं भी रख दो, यहां रख दो तब भी, बाहर वाले को नहीं। इसका मतलब इंटरनल जो चेंजेस हैं कैविटी के अंदर, अगर कोई चार्ज को मूव कराएगा तो बाहर उसका असर नहीं पहुंचेगा। There is no effect of disturbance inside the cavity that will go outside. The disturbance inside the cavity will not produce any change in the outside region. बाहर की जो रीजन है उसमें अंदर के डिस्टरबेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका उल्टा भी होगा, भी देखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या किसी ने सुना है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? शील्ड है, एक प्रकार का कवच है ये, है ना, कि वो चीजों को बाहर नहीं आने देता। अंदर, घर के अंदर की जो चीजें हैं उसको बाहरी दुनिया से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। घर के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस होगा तो बाहर वाले को पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर और अंदर के बीच में क्या है, एक कंडक्टर है। तो अगर बाहर और अंदर मतलब दो रीजन्स को सेपरेट करने वाला कंडक्टर रख दिया जाए तो वो दोनों रीजन्स के इफेक्ट को इंडिपेंडेंट बना देगा। ये भी और डिटेल में हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो बाहर, बताओ भाई कौन मुझे बताएगा? जैसे क्यू चार्ज अगर मैं यहां रखूंगा तो इनर सरफेस पर चार्ज इंड्यूस होगा ना, माइनस क्यू। यहां पर चार्ज इंड्यूस होगा, याद है ये? अरे ये याद है कि नहीं? यस या नो? यस सर। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इसकी तरफ आके इकट्ठे हो जाएंगे इनर सरफेस पर। एक्चुअली इस पॉजिटिव चार्ज को अगर फ्री इलेक्ट्रॉन से, जैसे मान लो ये कंडक्टिंग दीवार होती, इस रूम की अगर दीवार कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होती और मैं इसके सेंटर में कोई चार्ज लाकर रख दूं, तो क्या होगा, उस चार्ज की तरफ इनर सरफेस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे चारों तरफ। वो आना चाहते हैं इसके पास, लेकिन कोई मीडियम नहीं ना फ्लो करने का, बीच में एयर है, एयर इज नॉन कंडक्टिंग, इट इज इंसुलेटिंग। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर इस रूम के अंदर एक चार्ज में रख दूं तो इस चार्ज के पास पहुंचने के लिए इस दीवारों के इनर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, अपने एटम के इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के इसकी तरफ आ जाएंगे यहाँ। लेकिन यहाँ कुछ है तो नहीं, कैविटी है, नहीं तो पहुंच जाते उसके पास। और जहां से आए हैं उसका सारा असर कहाँ पहुंच जाएगा, बाहर पहुंच जाएगा कि नहीं? बोलो भाई, ये न्यूट्रल तो था, न्यूट्रल था तो अगर माइनस क्यू अंदर आ गया इनर सरफेस पर तो आउटर सरफेस पर प्लस क्यू हो जाएगा। तो इनर सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, इनर सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, इनर सरफेस पर इंड्यूस चार्ज वो कितना है, माइनस क्यू। और आउटर सरफेस पर जो इंड्यूस हुआ है वो कितना है, प्लस क्यू। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इस केस में जो इंड्यूस चार्ज है इनर सरफेस पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ये चार्ज इस सरफेस के हर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहां पर जो इनर सरफेस पर जो चार्ज होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सिमेट्रिक, सिमेट्री रहेगी, सिमेट्री। और यहां भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म सिमेट्री होगी। इस वाले केस में क्या होगा, कौन मुझे बताएगा? इस वाले केस में यहां पर ज्यादा माइनस 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 होगा, यहां पर दूर दूर, बात समझना बात को। अरे ये नजदीक है ना, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच लेगा ये चार्ज। तो यहां पर होगा तो कुल मिलाकर माइनस क्यू ही जो इनर सरफेस पर है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन बाहर यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो इसी तरह है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन मिलेगा। क्या बात में समझा पाया इस बात को?
क्या इस बात को मैं समझा पाया? एनी डाउट? श्लोक नो डाउट। और कोई? अरे जल्दी बोलो भाई बच्चे, मैं आगे बढ़ूं, वेट कर रहा हूं। आइदर राइट और स्पीक। इनर सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्यों? इनर सरफेस तो सिमेट्रिकली है, लेकिन ये आइसोलेटेड नहीं है ना। तो यहाँ पर चार्ज है तो इस जगह पर चार्ज का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा ऐसे। लेकिन कुल मिलाकर माइनस की होगा और आउटर सरफेस पर प्लस की होगा। तो है वही चीज, लेकिन अब इनर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, आउटर सरफेस पर है। आउटर सरफेस के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना है ध्यान से। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो यहाँ और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बना देता, मान लो यहाँ पर और भी जितनी डेंसिटी बनाना चाहे उतना बना सकते हो। यहाँ पर जा रहा, अगर मान लो मैं इस सरफेस पर चल रहा हूं, मान लो मैं यहां से इस पॉइंट से ऐसे जा रहा हूं, डिस्प्लेस इस सरफेस पर घूम रहा हूं, तो जब मैं सरफेस पर चलूंगा तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा dr, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? भाई किसी भी सरफेस पर आप टेंजेंट की तरफ ही तो चल सकते हैं। अगर सरफेस पर चलना है तो सरफेस पर चलने का मतलब किधर की तरफ चलना है? टेंजेंट की तरफ। तो अगर मैं टेंजेंट की तरफ चलता हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो मेरा चलना हमेशा टेंजेंट की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल की तरफ होगी, दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। तो अगर सरफेस में चलता हूं, सरफेस पर कहीं भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मेरे चलने के परपेंडिकुलर होगी। और जब परपेंडिकुलर होगी तो ई डॉट डी आर कितना होगा? दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट कितना होता है? 0। लेकिन ये तो माइनस डीवी के इक्वल है 0। तो चेंज इन पोटेंशियल 0 का मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ कि नहीं? जानवी यही तो मुझे प्रूव करना था ना पिछली क्लास में, कि सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों होता है। एनी डाउट? जब मैं किसी भी कंडक्टर के किसी भी सरफेस पर चलूंगा तो मेरा चलना मतलब डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल की तरफ है और मेरा चलना हमेशा टेंजेंट की तरफ होगा। कोई भी चलेगा तो टेंजेंट की तरफ ही चलेगा। तो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री है तो उनका डॉट 0 होगा और ई डॉट डी आर डीवी के इक्वल होता है, तो डीवी 0 होगा। डीवी मतलब चेंज इन पोटेंशियल इज 0। तो चेंज अगर पोटेंशियल का 0 है तो पोटेंशियल कांस्टेंट। So we have proved that potential at all points on the surface, either it is outer surface or inner surface, will be constant. और जब कांस्टेंट है और यहां पर तो फील्ड ही नहीं है मटेरियल में, तो जब यहां ई 0 है तो यहां भी डीवी 0 होगा, तो यहां भी कांस्टेंट होगा। तो मटेरियल के अंदर और सरफेस पर हमेशा कांस्टेंट होगा, कैविटी में नहीं कांस्टेंट हो सकता है। Potential is always constant at all points on the surface, either inner or outer, and at all points located in the material of a conductor. This is another very important point. मैं भी लिखवा दूंगा। Any doubt? Very important for this is very conceptual discussion. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अभी आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस दूंगा, शेयर करूंगा, और देखते ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर ये पॉइंट समझ में आ गया। समर ये समझे कि नहीं बात जो मैं कह रहा हूँ? ठीक है सर। समझ गए? याद भी हाँ रहेगा। पोटेंशियल हाँ क्यों कांस्टेंट है? कोई प्रूव करने को कहे कर देना प्रूफ। भाई कहना है फील्ड अगर परपेंडिकुलर है ना, अब फील्ड क्यों परपेंडिकुलर है ये बताओ। हाउ विल यू प्रूव दैट फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर? कोई प्रूव कर सकता है कि ये
ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट। ये ऐसा है, लेकिन ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन? ध्यान से देखना। सो लेट अस प्रूव इट बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मान लिया कि एक लाइन परपेंडिकुलर नहीं होती, ऐसे होती, मान लो फील्ड ऐसी होती, मान लिया, तो इस फील्ड का एक कंपोनेंट टेंजेंट की तरफ होता और एक नॉर्मल की तरफ होता। ये कंपोनेंट होता ई पैरेलल और ई नॉर्मल, और ये टेंजेंशियल। तो जब फील्ड इधर होती तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है वो चलना शुरू कर देंगे ना। अरे इस वाली फील्ड के अच्छा, इस नॉर्मल वाली फील्ड के कारण तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर की तरफ धक्का लगेगा, तो वो तो अंदर की तरफ जाएंगे, उसमें जगह नहीं है इतना। सरफेस पर अगर है, वो सरफेस पर चल सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के कारण ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एटम के पास, उनके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देते इधर की तरफ। और चलना इलेक्ट्रॉन का अलाउड नहीं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? तो अगर फील्ड इधर होती, अगर ऐसी फील्ड होती, तो इसका एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल हो जाता, और जो पैरेलल कंपोनेंट होता है सरफेस के, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस चैप्टर में अलाउड नहीं। तो हमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं चाहिए, हम ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पर यही कंपोनेंट चाहिए। इसीलिए फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ताकि मूवमेंट ना हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एनी डाउट? श्लोक, वैष्णवी, जानवी, समर, मिहिर, No, sir. देवस्तुति, एनी डाउट बेटा? ये पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा ये बताओ, चार्ज मैंने यहां रखा है क्यू चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, बाहर वाली इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये किस चार्ज के कारण है? अंदर वाले के कि इनर सरफेस पर इंड्यूस्ड कि आउटर सरफेस पर इंड्यूस्ड? ये जो आउटर सरफेस, ये जो बाहर वाली फील्ड तुम्हें दिख रही है, ये इसका सोर्स क्या है? Q charge placed at the center, charge induced at the inner surface, और चार्ज इंड्यूस्ड एट द आउटर सरफेस। इसका सोर्स क्या है? इसका कारण क्या है? Charge plays at the center. नो, चार्ज इंड्यूस्ड एट द आउटर सरफेस। भाई अगर अगर बात समझना, अगर तुम्हारा ये है कि ये बाहर वाली फील्ड इस चार्ज की वजह से होती, तब तो ऐसे थोड़ी होती, ऐसे ऐसे होती ना पूरा, मतलब इधर होती, रेडियली आउटवर्ड्स होती, इसको सेंटर मान करके लाइंस थोड़ी बनाई गई। इसकी लाइंस तो यहां से चली, यहां खत्म हो चुकी है ना। देखो, क्यू चार्ज की लाइंस यहां से ओरिजिनेट हुई पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव पर टर्मिनेट कर गई, खत्म हो गया क्या? हम इसको खत्म, Sir. ये खत्म हो गई इसकी लाइंस। यहां पर जो लाइंस निकली वो इंड्यूस चार्ज की वजह से आई, जो आउटर सरफेस पर। यहां भी वही केस है। दीज लाइंस आर ड्यू टू, दीज लाइंस एक्सटर्नल लाइंस जो है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो है, दिस इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू क्या? चार्ज इंड्यूस्ड एट आउटर सरफेस, इस कारण से है। ये फील्ड जो यहाँ पर नेट फील्ड है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ बच्चों? सबको क्लियर हो गया? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मतलब मैं इसमें कुछ छोड़ नहीं रहा हूं। ये सबने लिख लिया था? कुछ स्क्रीनशॉट है भाई कि गड़बड़ कर दिया मैंने? सबने नोट कर लिया था ये? सर। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? 9th।
the electrostatic potential, the electrostatic potential. स्टैटिक बहुत जरूरी है कहना. At all points located on the surface, either outside or inside. Potential at all points located on the surface, either outside and at all points located in the material, must have equal value, same value. बताओ, यही तो प्रूव किया है. तो इस बात पर एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं. मान लिया कि एक स्फीयर है, इसके सेंटर पर मैंने चार्ज क्यू रख दिया. मान लो यहां चार्ज क्यू रख दिया, चार्ज मैंने क्यू रख दिया है ना. या ठीक है, ऐसा कर देते हैं कि इसमें कैविटी है. मान लो एक कैविटी बना देते हैं, यहां पर चार्ज क्यू रख दिया. इसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है. ये कैविटी है और ये मटेरियल है. बाकी हमें ये बताना है कि आर रेडियस बाहर इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी पी पॉइंट पर? कौन मुझे बताएगा? ये एक न्यूट्रल, ये मटेरियल है, यहाँ पर मटेरियल है और ये कैविटी है और ये न्यूट्रल है कि चार्ज यहाँ पर सिर्फ रखा है. दिस इज न्यूट्रल इनिशियल, मतलब न्यूट्रल ही रहेगा. न्यूट्रल कभी भी है तो चार्ज कंजर्वेशन. बताओ कौन बताएगा? नेट फील्ड इस पी पॉइंट पर किन किन चार्जेस की फील्ड होगी? नेट मतलब कि कौन कौन से इस पी पॉइंट पर जो फील्ड है वो कौन कौन से, उसका सोर्स कौन कौन सा है? अरे कोई बताएगा? इस पी पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो एक तो प्लस क्यू की होगी जो सेंटर पर रखा है. इस पी पॉइंट पर जो फील्ड होगी नेट में, उसमें जो अंदर सरफेस इंड्यूस हुआ है ना माइनस क्यू, कहा इंड्यूस्ड एट इनर सरफेस, इसकी होगी फील्ड. प्लस इस पी पॉइंट पर जो आउटर सरफेस पर प्लस क्यू इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड आउटर सरफेस, ये सब मिलाकर कितना होगा? हमेशा ध्यान रखना कि ये दोनों आपस में कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट, केवल यही बचेगा. तो यहां पर जो इनर सरफेस पर इंड्यूस होंगे ना, इंड्यूस याद करो ये शेल की तरह है ना, और शेल ये कितना इंड्यूस चार्ज हुआ? माइनस क्यू. तो अगर किसी शेल के बाहर किसी पॉइंट पर फील्ड निकालनी हो तो शेल के पूरे चार्ज को सेंटर पर रख देते हैं कि नहीं? तो सेंटर पर ऑलरेडी प्लस क्यू रखा हुआ है, इनर शेल को भी माइनस क्यू भी यही रख दो, तब तो इन दोनों का सम मिलाकर के जीरो हो गया ना. तो इन दोनों का जो बाहर की तरफ नेट फील्ड होगी वो जीरो हो जाएगी. सिर्फ बचेगा क्या? जो आउटर सरफेस पर है, जो आउटर सरफेस पर है उस कारण से फील्ड होगी. तो ये तो आपस में बराबर जीरो हो गया सम होकर के इन दोनों का, और आपस और बाकी बचा प्लस क्यू बाहर. तो इस प्लस क्यू वाले को बाहर निकालते समय सेंटर पे रखना होता है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा. वेरी सिंपल. एनी डाउट? एनी डाउट? बहुत बढ़िया. स्लो. और किसी को डाउट? समझ लो.
है ना? समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। जो 0 हो गया है सर, वो एक बार बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि इस क्यू की फील्ड क्या होती है। अगर सिर्फ यही होता तो बोलते जाओ, अगर सिर्फ यही चार्ज होता तो यहां पर कितनी फील्ड होती? के क्यू बाई आर स्क्वायर होती कि नहीं? सर अगर पॉइंट चार्ज होता तो बोलो। सर अच्छा मान लो सिर्फ यही होता, जो इनर सरफेस पर माइनस क्यू है, सिर्फ यही होता क्वेश्चन में, तो उसकी फील्ड कितनी होती? मान लो एक सिर्फ ऐसा शेल पर एक ऐसा गोला है, एक स्फीयर है, उसके सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस है और बाहर पूछा गया चार्ज फील्ड कितनी होगी, तो क्या बताते? सरफेस के बाहर फील्ड कैसे निकालते थे? सारे चार को सेंटर पर रखते थे। अरे यस सर। वैष्णवी, तो ये माइनस क्यू को सेंटर पर रखते तो उसका भी उसका आ जाता माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे यस इस सर। इस यस क्यू सर। का इस क्यू का क्या आया था? के क्यू बाई आर स्क्वायर आया था। हाँ सर। और इन सबका माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर। तो दोनों आपस में कैंसिल होकर के जीरो हो गए। ओके। अगर ये दोनों आपस में कैंसिल होकर जीरो नहीं हो पाते तो यहां पर भी फील्ड आ जाती ना। नहीं समझे भाई? यहां पर इस पॉइंट पर इस चार्ज की भी फील्ड होगी और इनर वाले की भी फील्ड होगी। बाहर वाले की फील्ड तो अंदर नहीं होती। शेल के अंदर सरफेस पर, आउटर सरफेस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस कारण से बाहर किसी अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड जीरो होती है। यस तो बाहर वाले की फील्ड इस पॉइंट पर तो जीरो है। अब बचे ये दोनों, तो ये दोनों आपस में अगर एक दूसरे कैंसिल नहीं करते तो यहां पर फील्ड जीरो नहीं होती ना। और मटेरियल है ना ये तो, और हाँ मटेरियल के सर। अंदर फील्ड जीरो नहीं होना अलाउड ही नहीं है ना। यस सर। इसलिए दोनों आपस में पेयर में कट कर देंगे। ओके सर। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये आईटी एडवांस्ड का एक क्वेश्चन है, मतलब पूछा जाएगा, अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन सिमिलर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर नीट, और मतलब नीट के लेवल से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन है बहुत आसान, बच्चे बहुत गलत करेंगे। ऐसा पूछ लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू प्लेस्ड एट सेंटर, ये बताओ कितना होगा? सिर्फ यही पूछा जाए तो क्या बताओगे? अरे के बोलो क्यू भाई। बाई आर। के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर क्या है? यस सर। अगर पूछा जाए कि फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू इंड्यूस्ड एट इनर सरफेस, तो क्या बताओगे? के क्यू बाई यस आर स्क्वायर माइनस आर कैप। इन दोनों को जोड़ो, जीरो हो जाएगा। नहीं समझे बात मेरी? अब बताओ, बोलो। एनी डाउट? अरे डाउट बताओ। जानवी कह रही नो, और देवस्तुति? सर। आप बताओ बेटा, ये क्लियर हुआ पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है। आवाज नहीं आ रही देवस्तुति? ये क्लियर हुआ? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, है ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और समर, मिहिर, श्लोक बताओ, बोलो सब लोग। ये समझ में आया कुछ? तो मैं आगे बढ़ूं, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं। एक मिनट होल्ड करना, कोई आया है, मैं खोल के दरवाजा। आ गया?
सीधे क्वेश्चन नाउ। This is center, this is center of cavity. So this is point P, this distance is R1, this is R2. Let us say this is R. C से C डैश की तरफ R वेक्टर है एक, C डैश से इस पॉइंट का वेक्टर R1 है और C से इस पॉइंट का वेक्टर R2 है। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है सेंटर पर, Q चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है। ये क्या है, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है। ये जो मटेरियल है ना, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है। बताओ जल्दी इसका आंसर बताओ, आंसर बोलो जल्दी, जल्दी आंसर बोलो। हेलो। The amount of charge induced at inner surface of cavity. अरे यार सब बेकार हो जाता है पढ़ाना, तो बोलते नहीं वाले। इनर सरफेस पर कितना होगा, ये कैविटी है, माइनस की होगा ना। इनर सरफेस पर इक्वल और, अच्छा ऑडियो कनेक्ट नहीं है क्या? सर -Q। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या अभी तक? आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। आ रही है। यस। तो बताओ, माइनस क्यों हो गया ना, ये तो सिर्फ हो गया। तो इनर सरफेस पर, कैविटी के अंदर सरफेस है ना, इनर सरफेस पर हमेशा इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। अभी मैं पॉइंट लिखवा दूंगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म अंदर? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कि नॉन यूनिफॉर्म? सेंटर में रखा है ना कैविटी के, तो हर जगह इस इनर सरफेस का हर पॉइंट इससे इक्विडिस्टेंट है ना, तो यूनिफॉर्म होगा। सेकंड क्वेश्चन, the amount of charge induced outside the surface, charge induced at outer surface, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। न्यूट्रल है कोई चीज, अंदर माइनस क्यों आ गया, बाहर कितना आएगा आउटर सरफेस पर, जल्दी बोलो। प्लस क्यों आएगा सर? प्लस क्यों आएगा, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होगा। आउटर सरफेस पर कोई चार्ज जब इंड्यूस होता है, तो अगर वो सरफेस सिमेट्रिकल है और उसके अगल बगल कोई और दूसरा चार्ज नहीं है, वो आइसोलेटेड है, तो आउटर सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म। पी पॉइंट पर नेट फील्ड कितनी होगी? पी पॉइंट पर नेट फील्ड क्या होगी, जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो। अरे जल्दी बोलो भाई, कोई कोई तो बताए जल्दी। क्या होगी फील्ड? पी पॉइंट पर नेट फील्ड क्या होगी? वन आंसर इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर की R1 की R2 तीन है ना, आर के क्यू डिवाइडेड बाई क्या लिखूं, किसका स्क्वायर? R1 स्क्वायर की R2 स्क्वायर की आर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। अरे बोलो भाई बच्चे, गलत सही कुछ भी बोलोगे ना तब तो सही होगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? R1 स्क्वायर। क्यों? बाहर जो फील्ड होगी वो तो सिर्फ आउटर सरफेस की वजह से होगी, ये तो आपस में जो इंड्यूस होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे ना। अभी बताया था मैंने, ये जो बाहर फील्ड होगी उस पे ये वाला क्यू और अंदर वाले क्यू का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। तो इस पॉइंट पर केवल बाहर वाले की फील्ड तो होगी। तो किसी भी स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर जब फील्ड निकालना होता है तो पूरे चार्ज को कहां रख देते हैं? सेंटर पर। तो ये जो बाहर प्लस क्यू हुआ है इसको सेंटर पर रखेंगे तो इस सेंटर से ये पॉइंट कितनी R2 दूर है ना, R2 स्क्वायर R2 कैप। कहां पूछा जाएगा? IIT एडवांस्ड। और बहुत आसान होगा, बहुत बच्चे गलत करेंगे, पता नहीं क्या क्या मार्क कर देंगे। बताओ जल्दी बोलो। एनी डाउट? एनी डाउट? जल्दी करो भाई, आगे बढ़ना है। तुम लोग कैसे इतना सुस्त हो जाते हो? नो तो लिखना है, यस या नो लिखना है, उसमें टाइम क्यों लगाते हो? फोर्थ ऑप्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q प्लेस्ड एट C डैश, एट C डैश। जल्दी बोलो। क्या लिखूं? K Q डिवाइडेड बाई, अरे Q का पूछा जा रहा है तो बाकी सब भूल जाओ, जिसका पूछा जाए। R1। जब R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर और रेडियली आउटवर्ड्स को R1 कैप से लिखते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q इंड्यूस्ड एट इनर सरफेस। जल्दी बताओ। K Q बाई, जल्दी बोलो। बोलोगे नहीं आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, टाइम वेस्ट है ये। R2। R1 स्क्वायर ना माइनस R1 कैप। अरे इसका इसका मिलकर के 0 होना है ना, तो इसका उल्टा लिख दो बस। नहीं समझे बात मेरी भाई? अंदर वाले यहां पर फील्ड कितनी होगी वैष्णवी? इस पॉइंट पर अगर मैं यहाँ एक पॉइंट मार्क करूं, मान लो ए पॉइंट है, तो ये मटेरियल है, यहाँ पर फील्ड कितनी होगी? तो 0। 0। तो बाहर वाले की तो ऑटोमेटिकली 0 है, उसको टेंशन नहीं लेना है। यस। अब बचे ये दोनों, तो इसकी जो फील्ड होगी उसका उल्टा ही तो ये वाली होगी, तभी तो 0 कर पाएगी।
हाँ सर, यस सर, तो जितना इसकी फील्ड हो प्लस क्यू की, उसका उल्टा बता दिया करो इंड्यूस वाले की, यस सर, बस हो जाएगा तुरंत। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए इसको, तो नेट आ जाएगा। तो नेट, अरे अभी एक बचा हुआ है आउटर सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू सरफेस इंड्यूस्ड एट आउटर सरफेस इंड्यूस्ड, क्या लिखूं? के क्यू बाई R2 स्क्वायर, R2 कैप। तो नेट निकालना हो तो इन तीनों को जोड़ दो भाई, इस फोर्थ ऑप्शन को, इसको और इसको तीनों जोड़ दो तो ई नेट आ जाएगा, जो यहां पर लिखा गया था ये आ जाएगा। ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यही बचेगा सिर्फ, ये आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एनी डाउट? नहीं? बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, बहुत यूजफुल है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे इस कंसेप्ट को गलत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था? अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल। ये मान लो एक सॉलिड, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग न्यूट्रल, न्यूट्रल स्फीयर। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहां पर सेंटर है ये, और ये एक पॉइंट है। ये मान लो यहाँ परपेंडिकुलर मैंने कर दिया, ये टेंजेंट बना दिया। ये मान लो इसका रेडियस कैपिटल आर है, और ये डिस्टेंस मान लो आर है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगी, है ना। ये सेंटर ओ है, और यहाँ पर एक चार्ज प्लस क्यू मैंने रख दिया। अब बाहर मैंने चार्ज रख दिया, चार्ज बाहर एक चार्ज रखा हुआ है ना, बाहर एक चार्ज रख दिया गया। तो बताओ भाई, अगर बाहर एक चार्ज रख दिया जाए तो यहां पर चार्ज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा इंड्यूस? भाई यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ बाहर दिखा, जैसे यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ खींच आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे ना, ऐसे ऐसे ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? और जिस एटम से आएंगे वो वहां पर कितना हो जाएगा भाई? पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, मेरी बात नहीं समझे, ये बात कितने बच्चे समझ गए? जैसे ही किसी कंडक्टर के सामने कोई चार्ज लाया जाता है, वैसे ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, और जिस एटम के इलेक्ट्रॉन्स निकल गए वो एटम पॉजिटिव हो गया, तो वो पॉजिटिव सारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, उनका कंबाइंड इफेक्ट, और नेगेटिव यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। इन दोनों का सम क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है। ये माइनस क्यू इंड्यूस्ड होगा तो ये प्लस क्यू इंड्यूस्ड होगा। कितना इंड्यूस्ड होगा हमें नहीं पता अभी। बताओ, व्हाट इज नेट पोटेंशियल एट द सेंटर? ओ पर नेट पोटेंशियल क्या होगा? मटेरियल में हर जगह फील्ड जीरो होगी, यहां पर फील्ड क्या होगी?
0 होगी, क्योंकि मटेरियल है ना, ये पूरा मटेरियल है, सॉलिड है ना ये, तो मटेरियल है ये, यहाँ पर फिट 0 होगी। बताओ ओ पर कितना पोटेंशियल होगा, ओ पर किस किस का पोटेंशियल होगा? तो ओ पर जो पोटेंशियल होगा एक तो प्लस क्यू का होगा, भाई जितने जितने चार्ज तुम्हें जहां जहां दिखे उन सबका पोटेंशियल ऐड कर दो। फिर पोटेंशियल ओ पर होगा माइनस क्यू जो इंड्यूस्ड हुआ है उसका, फिर पोटेंशियल ओ पर होगा जो प्लस क्यू इंड्यूस्ड हुआ है उसका। एक एक का लिखते जाते हैं, और तो कोई सोर्स है नहीं भाई, तीन ही टाइप के चार्ज तो प्रेजेंट है सिस्टम में। तो प्लस क्यू का कितना होगा, प्लस क्यू का ओ पर के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन दोनों का मिलाकर 0 होगा। क्या ये सच है कि जितना माइनस क्यू चार्ज जितनी दूर है, क्या ये फैक्ट सही है कि माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस जितना है उतना ही प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस है, और जितनी दूर सेंटर से जितनी दूर माइनस क्यू चार्ज है, दूर जितनी उतनी ही दूर प्लस क्यू चार्ज है। तो जैसे इसमें से एक देखें, इसका इसका पोटेंशियल कितना होगा, मान लो ये माइनस क्यू छोटा सा है, माइनस स्मॉल क्यू, तो इसका पोटेंशियल यहाँ होगा के माइनस क्यू बाई आर, कैपिटल आर, और उसके बराबर ये वाला कैंसिल कर देगा प्लस के क्यू बाई आर। फिर इसके वाला जो इसका माइनस पोटेंशियल होगा वो इसके वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 0 होगा, यही आंसर आ गया। डाउट बताओ, डाउट जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनी डाउट? प्लस क्यू वाला सर फिर से बता दीजिए। ये प्लस, अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि इस सरफेस पर कुल कितना चार्ज है मिहिर? व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस शेल ऑफ दिस स्फीयर? 0 है ना? अरे हेलो मिहिर, बोलो भाई, मिहिर तुमने पूछा है क्वेश्चन, माइक ऑन करो। हेलो, मैं ये कह रहा हूं कि ये सारा जो माइनस क्यू चार्ज है वो उतने ही डिस्टेंस पर है जितना कि ये उतना ही प्लस क्यू चार्ज है ना, सेम डिस्टेंस पर। मिहिर बोलो बोलो बोलो, आवाज आ रही, बोलो। यस सर, सर वो 0 सर आप पूछे थे ना कितना सर। तो समझ में आया कि नहीं? इसका पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के क्यू बाई आर, और इन सबका कितना होगा, प्लस के क्यू बाई आर। यस सर, तो माइनस होकर 0। तो दोनों का मिलाकर 0 हो जाएगा। ये मान लो एक पॉइंट मैंने कह दिया M, और यहां पर ये N है, ये O है। बताओ मुझे कौन बताएगा पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट M, M पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, और नेट पोटेंशियल, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, नेट पोटेंशियल एट, नहीं नेट नहीं, पोटेंशियल एट M ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, इंड्यूस्ड। ये मैं आपको घर के लिए छोड़ रहा हूं, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बताएगा वो अच्छा, उसका एप्टीट्यूड अच्छा माना जाएगा, और ये समझ लिया जाएगा कि उसको समझ में आ गया, नहीं तो लोगों को फिर से समझना पड़ेगा। सो दिस यू हैव टू डू बाय योर ओन। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कंडक्टर्स। सो कुछ भी है इसमें, अर्थिंग एक बची हुई है, अर्थिंग, तो अर्थिंग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और फिर कैपेसिटर्स की तरफ मूव कर जाएंगे। क्वेश्चंस में सारे डिस्कस कर लूंगा और उसके बाद आ जाएगा। बोलो, बताओ बच्चों, ये डाउट इसमें बता दो अभी, इसमें कोई डाउट हो, ये करना है सबको क्वेश्चन, जिसको जो नहीं करेगा उसको अलाउ नहीं करूंगा मैं क्लास के लिए, जो गलत सही कुछ भी करना है। दिस टू पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन
यू हैव टू अटेम्प्ट। इसमें कोई डाउट हो क्वेश्चन को समझने में तो बताओ मुझे। इंड्यूस्ड के आगे क्या लिखा हुआ है? इंड्यूस्ड चार्ज, और क्या लिखा है? वी नेट एम, वी एम ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। ये दो बात आपको बताना है। क्लियर है? अरे ठीक है ना ये। चलो एक लास्ट पॉइंट लिख लो, अभी अभी जाना, बस लास्ट पॉइंट हो जाए तो ये क्लियर, हालांकि हो जाएगा थोड़ा। बस एक पॉइंट नोट कर लो अपने आप कहीं, कि इधर करके नोट कर लो थोड़ा। कि अगर मान लो यहां पर एक स्फीयर हो, एक स्फीयर हो यहां पर, और इसके अंदर कहीं कैविटी हो, कहीं भी कैविटी हो, ये कैविटी है और ये मटेरियल है। अगर बाहर चार्ज क्यों रख दिया जाए, काफी ज्यादा चार्ज है, हाई वैल्यू ऑफ चार्ज रख दिया जाए, तो कैविटी के अंदर फील्ड जीरो होगी कि नॉन जीरो? ये प्लस क्यू चार्ज में रख दूं तो यहां पर इंडक्शन होगा। ये जो इंड्यूस्ड हो रहा है ना, इसको पोलराइजेशन कहते हैं, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। जो चीज न्यूट्रल थी ना, कोई भी चीज न्यूट्रल है, उसको दो अलग अलग एक पोल्स में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिफरेंशिएट कर देना, पोल्स बना देना, उसको पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये दो पोल्स, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया। कैविटी के अंदर फील्ड क्या होगी? कैविटी के अंदर फील्ड किसकी किसकी होगी? एक तो प्लस क्यू की होगी, एक माइनस क्यू की होगी, एक प्लस क्यू की होगी। यहां पर फील्ड कितनी होगी? हमेशा जीरो होगी। कैविटी के अंदर फील्ड कितनी होगी? जीरो। चाहे जितना चार्ज तुम रख दो, कैविटी के अंदर फील्ड हमेशा जीरो रहेगी। कोई भी एक्सटर्नल फील्ड कैविटी के अंदर आ नहीं सकती अगर परफेक्ट कंडक्टर है। इसीलिए कहते हैं कि थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग जब होती है, तो अगर मेटेलिक कार के अंदर तुम बैठे हो तो सेफ हो। कैविटी है ना, मेटल, मेटल की कार है मान लो, उसके अंदर कैविटी में तुम बैठे हो, जो अंदर का जो इंटीरियर है कार का, वो कैविटी ही तो है। तो बाहर कितनी भी लाइटनिंग हो, वो इलेक्ट्रिक, वो चार्ज ही तो है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है। तो बाहर कितनी भी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तुम्हारे तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि तुम कैविटी में बैठे हो, सेफ हो। लाइटनिंग में कार के अंदर बैठ जाओ, लेकिन मेटालिक होनी चाहिए ऑलमोस्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द कार्स आर मेटालिक, वुडन तो होती नहीं। तो अगर ऐसा है तो सेफ है। This type of safety is due to electrostatic shielding, electrostatic, हाँ ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर बाहर कोई भी स्ट्रांग फील्ड हो, बाहर कोई भी स्ट्रांग फील्ड हो, इसकी फील्ड अंदर नहीं पहुंच पाएगी, यहां तक आएगी, फिर क्रॉस करके यहां पहुंच जाएगी, लेकिन अंदर जीरो होगी हर जगह। मटेरियल में भी जीरो होगी और कैविटी में भी जीरो होगी, क्योंकि कैविटी के अंदर कोई सोर्स तो है नहीं। तो बाहर वाली फील्ड कभी भी अंदर नहीं आ सकती है, और अंदर वाली फील्ड बाहर नहीं जा सकती है, पहले ही बता दिया था। सो इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड बिटवीन टू रीजन्स which separates two regions, if a conductor separates a region into two parts, then the disturbance of one part will not be transferred to the other part. It acts as a shield, कवच, कवच की तरह खड़ा रहता है और एक दूसरे के प्रभाव को उधर नहीं जाने देता है। So this is all about today's lecture. तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको रिवाइज करिए, और जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, मेरे पास बुक नहीं है, तो कोई भी मुझे एनसीईआरटी के क्वेश्चन शेयर कर देगा, है ना, तो बेटर मेल कर देना, मैं जीमेल अभी शेयर कर दूंगा अमाउंट, तो मेल कर देगा, तो वो स्नैपशॉट, अच्छा किताब से ही मैं कर लूँगा उससे।